गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है, दैनिक जीवन में रसायन, उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, क्षार का जलीय विलयन। क्षार का जलीय विलयन है किस प्रकार होता है, ये देखते हैं। पर तो क्षार है वो क्या करते हैं, क्षार जो लाल लिटमस पत्र है उनको नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपको याद रहे, अम्ल का जलीय विलयन है वह इसके विपरीत काम करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आप लोग एक नाम से भी याद कर सकते हो, जैसे एक नाम अनिल, इससे भी याद कर सकते हो। ए का मतलब अम्ल, नी यानी नीला, ल से याद कर लो लाल। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। फिर अम्ल का विपरीत क्षार होते हैं, तो क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसके बाद अगला लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर है 2, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के। तो अम्ल और क्षार के विलयन विद्युत के क्या होते हैं। यूँ बताया जाता है कि किसी भी पदार्थ का चालन, यानी वह कुचालक है या सुचालक, उस पदार्थ के आयनों पर डिपेंड करता है। यदि किसी विलयन में आयन उपस्थित होंगे तो वह विलयन है विद्युत का चालन करेगा। अगर विलयन में आयन उपस्थित नहीं होंगे तो वह विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी विलयन विद्युत का कुचालक होगा। तो आयन चाहे धनायन हो सकते हैं या आयन है वो ऋणायन हो सकते हैं, और विलयन में आयन होने चाहिए। उन्हीं आयनों के कारण विद्युत का चालन होगा, क्योंकि आयनों के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। अम्ल होते हैं, अम्ल में तो क्या होते हैं, H+ हाइड्रोजन आयन होते हैं, और क्षार होते हैं उनमें होते हैं OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। इन आयनों के कारण ही अम्ल और क्षार के विलयन है विद्युत का चालन करते हैं। तो प्रश्न पूछा है, अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं विद्युत के। तो अम्ल और क्षार के विलयन हो जाएंगे विद्युत के सुचालक। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा है, शुद्ध जल है। शुद्ध जल है उसकी pH 7 होती है, और शुद्ध जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते। तो शुद्ध जल है वह विद्युत का कुचालक होता है, ये याद रखना है। शुद्ध जल में कोई आयन नहीं होते। शुद्ध जल में क्या है कि जितने धनायन होते हैं उतने ही ऋणायन होते हैं। कहने से तात्पर्य ये है कि शुद्ध जल में जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। तो फिर ये हाइड्रोजन आयन यानी H+ है, इनकी क्रिया हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- से होगी। H+ की क्रिया OH- से होगी तो बनेगा H2O। इस प्रकार वो जल बन जाता है। तो जल है वह विद्युत का क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है। और वैसे प्रकृति इसकी उदासीन होती है, और pH कितनी होगी, 7। ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, pH किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है। तो pH को प्रदर्शित करते हैं, पर pH बराबर -log, कोष्टक में लिखेंगे H+H पॉजिटिव। तो pH है H का मतलब हाइड्रोजन, प्लस का मतलब सांद्रता, प्लस का मतलब धनायन, और कोष्टक का मतलब है सांद्रता, और माइनस ऋणात्मक लॉग या लॉगरिथम कह सकते हैं। तो pH किसे कहेंगे, देखना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को pH कहते हैं। प्रश्न पूछा है, pH किन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होती है। तो आयन कौन से होंगे, वो यहाँ मैंने लिखा है H+ यानी हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ग। इसके बाद लेते हैं अपन अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, किसी अम्लीय विलयन की pH होती है। तो याद रहे आपको, किसी भी विलयन की pH
0 से लेकर 14 तक हो सकती है। ठीक है, अगर विलयन की पीएच 0 से या 0 से अधिक और 7 से कम हो तो वह विलयन होगा कैसा? अम्लीय। ठीक है, और अगर विलयन की पीएच 7 से अधिक और 14 या 14 से कम हो तो वह विलयन हो जाएगा क्षारीय। और अगर विलयन की पीएच 7 हो तो वह उदासीन होगा, यानी न तो अम्ल के गुण होंगे और न ही क्षार के। तो हम याद कर सकते हैं कि अम्ल की पीएच है 7 से कम होती है, 7 से कम लास्ट 0 तक, और क्षार की पीएच 14 तक हो सकती है, यानी 7 से अधिक होती है। अम्ल की पीएच 7 से कम होती है और क्षार की पीएच 7 से अधिक होती है। अम्ल की पीएच 7 से कम कितनी? 0 तक हो सकती है, और क्षार की पीएच 7 से अधिक 14 तक हो सकती है। सर्वाधिक प्रबल अम्ल की पीएच होगी 0 और सर्वाधिक प्रबल क्षार की पीएच होगी 14। ठीक, फिर जो जो 0 पीएच का अम्ल है उसकी पीएच है 0 से फिर बढ़ती जाती है 6.9 तक। त्यों त्यों अम्ल की प्रबलता घटती जाती है और दुर्बलता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार क्षार है, उसकी पीएच अगर 14 है तो वह सर्वाधिक प्रबल क्षार होगा, और इसकी पीएच घटती जाती है कहाँ तक? लास्ट 7.1 तक। त्यों त्यों क्षार की प्रबलता घटती जाती है और दुर्बलता बढ़ती जाती है। तो प्रश्न क्या था? किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी, अम्ल की पीएच होती है 7 से कम। तो यहाँ देखना 7, ये तो विलयन हो गया, 7 होने पर तो उदासीन, 14 होने पर क्षारीय, और 11 होने पर भी क्षारीय, और 14 होने पर हो गया सर्वाधिक प्रबल क्षारीय, और 4 होने पर अम्लीय। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा घ। ठीक है, किसी अम्लीय विलयन की पीएच होगी 4, घ ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? तो हमारा जो उदर है, उदर में जो आमाशय होता है, कौन? आमाशय। इसके बारे में पहले अपन ने कर लिया था कि आमाशय है अंग्रेजी के जे आकृति का होता है। इसके 3 भाग बताए थे, पाइलोरिक, फंडिक और कार्डियक। इसी आमाशय के मध्य भाग में जठर रस का स्रावन होता है। कौन? जठर रस का स्रावन होता है, जठर रस। और इसी जठर रस में कौन होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है। HCl है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है। तो HCl क्या करेगा? पूरे आमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देता है। तो प्रश्न है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? तो अम्लीय माध्यम में होगी, ऑप्शन होगा यहाँ क, अम्लीय। अम्लीय माध्यम, ये अम्लीय माध्यम किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में पाया जाता है जो आमाशय में स्रावित होता है। इसके बाद लेते हैं हम अगला प्रश्न, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखना, अग्निशामक यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र बनाने में सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ऑप्शन हो गया ख, यहाँ आ जाएगा ख। अग्निशामक यंत्र बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3 है इसका सूत्र। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ख ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7 है, धावन सोडा होता है। देखिए, धावन सोडा होता है, इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। और धावन सोडा है उसको वैसे कहते हैं अपन कि सोडियम कार्बोनेट व 10 अणु क्रिस्टलीय जल, इनको जब मिला दिया जाए तो धावन सोडा बनता है।
तो सोडियम कार्बोनेट, ये रहा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ देखना 10 अणु जो क्रिस्टलीय जल है, 10 अणु जो क्रिस्टलीय जल है इसी के साथ मिला हुआ है। तो 10 अणु जल और सोडियम कार्बोनेट इनको मिला दिया जाए तो उसे धावन सोडा कहते हैं, और धावन सोडा का उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? तो विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र याद होना चाहिए अपन को। विरंजक चूर्ण का सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वैसे प्रचलित नाम तो है इसका विरंजक चूर्ण, और रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण है, अगर इसको वायु में खुला रख दे तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे इसकी क्रिया हो जाएगी, तो इसकी जो एक क्लोरीन गैस है ये बाहर निकल जाती है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो प्रश्न है विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर ग, क्लोरीन। 9 नंबर प्रश्न है साबुन कार्य करता है। तो साबुन होता है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मृदु जल में अधिक झाग देता है और कठोर जल में कम झाग देता है। तो साबुन है, मृदु जल है, इसी में अधिक झाग देता है, कठोर जल में कम। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा क्या? मृदु जल में। हाँ, इसका कारण क्या है कि साबुन मृदु जल में अधिक झाग क्यों देता है, या मृदु जल में ही कार्य क्यों करता है, कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी Ca और Mg इनके लवण होते हैं। कैल्शियम का आयन बनाएं Ca++ और मैग्नीशियम का आयन बनाएं Mg++। इनकी 2 संयोजकताएं होती है, ये द्विधन आयन है। तो कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो क्या करेंगे, इस साबुन के घोल के साथ अविलेय पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे मिसेल का निर्माण नहीं हो पाता, फलस्वरूप कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते। इसके विपरीत अपन ये पूछा जाए कि अपमार्जक है वह किस जल में कार्य करता है, तो अपमार्जक का आपको याद रहे, अपमार्जक कठोर व मृदु जल में बराबर झाग देता है, क्योंकि उसमें जो कठोर जल है उसके कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण हैं वो भी घुल जाते हैं और अविलेय पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए। यहाँ आगे लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 10, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। तो मिसेल का जब निर्माण होता है तो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वह अंदर की ओर होती है और आयनित सिरा है वो आयन्स है वो बाहर की ओर होते हैं। तो यहाँ हो गया क। तो मिसेल में आपको याद होगा कि साबुन को जब जल में घोला जाता है तो साबुन आयनित हो जाता है और फिर जो मेल है उसके चारों ओर एक संरचना बना लेता है, इसे मिसेल कहते हैं। तो फिर इस मेल को, इस तेल के कण को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस प्रकार एक संरचना बनती है, इसे मिसेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं। तो प्रोटॉन, यह है लुईस की संकल्पना है, उन्हीं के, ये ब्रास्टेट लोरी है, ब्रास्टेट लोरी है, उनकी संकल्पना है। ब्रास्टेट लोरी ने बताया था कि प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक है उनको अम्ल और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक है उनको क्षार कहते हैं। तो प्रोटॉन के आधार पर ब्रास्टेट लोरी ने संकल्पना दी थी। यहाँ पूछा है प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं, तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक कौन होंगे? क्षार होंगे। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा घ, क्षार। और प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक होते हैं तो वो होगा अम्ल। ये ब्रास्टेट लोरी की संकल्पना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अभी अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए हैं तो इनको और हल करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 12 है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
चींटी का डंक है उसमें फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल का हो गया? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? जैसे कि मैंने बताया था, अभी प्रश्न आया था प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक हैं वो क्षार कहलाते हैं, और प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक है वो अम्ल कहलाते हैं। यह ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना है। ब्रांस्टेड लोरी ने प्रोटॉन के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया था। तो प्रश्न पूछा है प्रोटॉन त्यागने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अम्ल कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उदासीनीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एक तो होता है अम्ल और एक होता है क्षार, ठीक है, और ये क्रिया करके बना लेते हैं लवण और जल। यहीं दे रखा है, अम्ल और क्षारों से विक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें लवण और जल बनता है। दूसरी परिभाषा हम यूँ भी कर सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में याद रखना है अपन को, इसमें जो अम्ल और क्षार लेंगे अपन, अम्ल और क्षार वो प्रबल होने चाहिए, तभी जो लवण बनेगा यह लवण भी उदासीन बनेगा। तभी इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा है, क्योंकि अम्ल और क्षार ये दोनों अपने गुणों को खो देते हैं, जिससे उदासीन लवण बनता है और प्लस जल बनता है। यहाँ अम्ल है HCl लिया है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। क्षार लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो यहाँ देखना, जो अम्ल लिया है इस अम्ल की pH कितनी है? 0, क्योंकि यह अम्ल सर्वाधिक प्रबल अम्ल लिया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल लेंगे, तभी जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। तो HCl लिया है, इसकी pH हो गई 0, क्योंकि प्रबल अम्ल है सर्वाधिक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह प्रबल क्षार है, इसकी pH हो गई 14। प्रबल क्षार की pH कितनी? 14 है, प्रबल अम्ल की 0 है। 14 + 0, यदि आप इनका औसत निकालो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 14/2 यानी 7 आ जाएगा। कहने का मतलब जो लवण बना उसकी pH कितनी हो गई? 7। तो 7 pH होने पर लवण है कैसा हो गया? उदासीन। तो आपको याद रखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो अम्ल और क्षार लोगे वो कैसे लोगे? दोनों ही प्रबल लेंगे, क्योंकि कई अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अम्ल या क्षार में कोई एक प्रबल या दुर्बल ले लिया जाता है। उस स्थिति में लवण है वह अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। जैसे हम यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लें, प्रबल अम्ल में कौन? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है। और दुर्बल क्षार ले लें, दुर्बल क्षार, उनमें उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जैसे दुर्बल क्षार में CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यह दुर्बल क्षार है। उस स्थिति में जो लवण बनेगा उस लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, क्योंकि क्रियाकारकों में प्रबलता किस में है? अम्ल या क्षार में। तो यहाँ प्रबल अम्ल लिया तो लवण की प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। अगर क्रियाकारकों में प्रबल क्षार ले ले तो लवण की प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, पेयजल को जीवाणु मुक्त कैसे किया जा सकता है? जो पीने वाला जो जल है उसमें अपन 3-4 चीज़ें, लगभग 4 चीज़ें हैं प्रयुक्त करते हैं। आप कोई सी भी एक लिख सकते हो। तो यहाँ तो एक का ही नाम दिया है कि पेयजल को विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड द्वारा जीवाणु मुक्त किया जा सकता है। और भी है, एक तो विरंजक चूर्ण है, और बिना भुजा हुआ चूना जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी डाल सकते हैं पेयजल में। और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसका सूत्र है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या क्लोरीन की गोलियां,
जो क्लोरीन है Cl2, इसकी गोलियां भी आती है बाज़ार में। इनमें कोई एक रासायनिक पदार्थ जल में डालकर जल को जीवाणु मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? समीकरण देते हैं, हाँ समीकरण से समझाना है। पहले हम चर्चा करें, ये जो धात्विक ऑक्साइड हैं किस प्रकृति के होते हैं? धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड का मतलब प्लस में धातु तत्व है वो आना चाहिए, जैसे CaO बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो सूत्र बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें Ca प्लस का है, ऑक्साइड माइनस का है। तो प्लस वाला तत्व है, ये धातु है, कैल्शियम धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो CaO को नाम दिया धात्विक ऑक्साइड। इसी प्रकार और भी है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी धात्विक ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड हैं वो स्वयं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड है किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। जब धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवा दें हम, तो हम जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड स्वयं क्षारीय प्रकृति का है और यह क्षार है, और इसकी क्रिया अम्ल से करवा दे तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। तो यही स्पष्टीकरण है यहाँ कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। याद रखना आप, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो क्षार की क्रिया अम्ल से करवाने पर लवण व जल बनते हैं। एक और बात, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। जैसे हम एक सूत्र ले सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रश्न आता है एग्जाम में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन अधातु है, कार्बन स्वयं अधातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो अधातु है। कार्बन है यह स्वयं अधातु होने के कारण इसे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी यह अधातु ऑक्साइड है। तो किस प्रकृति का हुआ? अम्लीय। और इसकी क्रिया हम क्षार से करवाएं तब लवण व जल बनते हैं। तो यहाँ पर देखना अभिक्रिया कि अम्ल से धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाने पर क्या बनते हैं? लवण व जल। देखना, यहाँ अम्ल लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, क्षार ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जब इन दोनों की विक्रिया करवाएंगे तो लवण व जल बनेंगे। H पर आ गया प्लस, Cl पर आ गया माइनस, Mg पर प्लस, Cl पर माइनस। तो फिर इसका प्लस क्रिया करेगा इस माइनस से, प्लस का है Mg, माइनस का है, देखो इधर प्लस का है Mg, माइनस का है Cl, इसका प्लस इस माइनस से क्रिया करेगा। तो Mg की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की है 1। तो अपन सूत्र का निर्माण भी कर सकते हैं, एक तरफ Mg लिखा, एक तरफ Cl लिखा। Cl की संयोजकता कितनी है? 1। Mg की कितनी है? 2। फिर वज्र गुणन कर दो तो मैग्नीशियम है, इस क्लोरीन की संयोजकता मैग्नीशियम के नीचे लिखी जाएगी। तो मैग्नीशियम के नीचे 1 लिखेंगे, या 1 लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती। तो बन गया MgCl2, तो लवण बना MgCl2 प्लस, फिर यहाँ प्लस का हाइड्रोजन है और इधर माइनस का कौन है? ऑक्सीजन। तो इनकी भी अपन इनके सूत्र बना लें। तो एक तरफ हाइड्रोजन लिखे और एक तरफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो फिर वजन गुणन करेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लग जाएगा, तो बन गया H2O। तो यहाँ पर लवण व जल बने हैं। हाँ, एक और बात कि अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी होती है, वैसे तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? लवण है, पर लवण भी 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। तो जो लवण बनते हैं उनकी अम्लता या क्षारीयता या उदासीनता उनके क्रियाकारकों पर निर्भर करती है। अगर क्रियाकारकों में जो अम्ल और क्षार हैं दोनों प्रबल हैं तो लवण बनेगा उदासीन, और क्रियाकारकों में अम्ल और क्षार इनमें जो कोई प्रबल और दुर्बल है, यानी एक प्रबल और एक दुर्बल होने की स्थिति में
जो प्रबल होगा वही लवण का गुण हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह प्रबल अम्ल है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यह दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रकृति प्रबल अम्लीय होने के कारण यह मैग्नीशियम क्लोराइड लवण है, यह भी कैसा होगा, अम्लीय होगा, और इसकी पीएच थोड़ी 7 से कम होगी, 7 न रहकर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। पीएच में पी एवं एच किसको सूचित करते हैं? तो पी एक जर्मन शब्द पुसांग से आया है। देखो यहाँ पीएच लिखा है, तो पी जर्मन शब्द पुसांग से आया है, और पुसांग का मतलब होता है शक्ति, एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का मतलब हुआ हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, ठीक है। और वैसे भी पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल का मतलब शक्ति है हाइड्रोजन आयनों की। पीएच किसे कहते हैं ये पूछा जाए तो हम क्या लिखते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग कोष्टक में एच पॉजिटिव, वो पीएच है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, देखो कोष्टक का मतलब है सांद्रता, एच का मतलब हाइड्रोजन, प्लस का मतलब आयनों, कोष्टक का मतलब सांद्रता। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और माइनस लॉग का मतलब कि ऋणात्मक लॉग को पीएच कहते हैं। तो पीएच बराबर हो गया माइनस लॉग एच पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए क्या उपचार लेंगे? देखो हमारे उदर यानी इसमें आमाशय में जब अत्यधिक अम्ल उत्पन्न हो जाए, अब अम्ल भी कौन सा उत्पन्न होता है, जो जठररस में पाया जाता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा तेज़ मसालेदार या गरिष्ठ भोजन खाने से हमें एसिडिटी हो जाती है, इसमें खट्टी खट्टी डकार आने लगती है आमाशय से, और बेचैनी या जलन होती है। उस स्थिति में आमाशय में आवश्यकता से अधिक अम्ल बन जाता है। तो हम क्या उपचार करेंगे, तो ये अम्ल है, इस अम्ल के गुणधर्म नष्ट करने के लिए इसकी क्रिया क्षार से करवाएंगे, जिससे अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बना लेंगे। तो जो क्षार लिया जाता है वो भी दुर्बल प्रकार का क्षार ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार जो शरीर में प्रबल, अगर अम्ल और क्षार ग्रहण करें अपन तो शरीर में काफ़ी हानि पहुंचाते हैं। तो कभी भी कोई दवाइयों में हम अम्ल या क्षार ग्रहण करें तो दुर्बल क्षार ही ग्रहण करेंगे। तो प्राकृतिक तौर पर जठरस से HCl स्रावित होता है, HCl की अधिकता से एसिडिटी हो जाती है। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्षारीय पदार्थ युक्त कोई दवा ग्रहण करेंगे, जिससे क्या है कि वो क्षार और अम्ल क्रिया करके लवण और जल बना लेंगे, और आमाशय है उसमें अम्लता कुछ कम हो जाएगी। तो देखना किस प्रकार रिएक्शन करेंगे। यहाँ हमारे उदर में उत्पन्न अत्यधिक अम्लता से राहत पाने के लिए दुर्बल क्षार, जैसे मैंने बताया कि दुर्बल पदार्थ ही ग्रहण किए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इसे एंटासिड होता है, जैसे यूं भी पूछा जाता है ना, एक बाज़ार में एक इनो आता है, ENO इस नाम से आता है इनो। तो इनो है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, और इनो हम ग्रहण करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH का होल ट्वाइस, यह उस अम्ल से क्रिया करेगा तो और लवण और जल बन जाएंगे। देखना लवण कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश है, प्लस का, Cl पर माइनस का, Mg पर प्लस का, OH पर माइनस का। रिएक्शन में प्लस है वो क्रिया किससे करता है, माइनस से। तो ये HCl का हाइड्रोजन है, उसके माइनस OH से क्रिया करेगा, तो H प्लस की क्रिया OH माइनस से होती है तो H2O बन जाएगा। इसी प्रकार इसका प्लस Mg प्लस है, Cl माइनस से क्रिया करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोरीन की संयोजकता 1 है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो इनकी विपरीत संयोजकताएं एक दूसरे के लगती है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस H2O बनेगा, और फिर अभिक्रिया को हम संतुलित कर देंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड बनने से इसकी pH है वो 7 से थोड़ी सी कम रहती है, लवण बनता है, उसकी प्रकृति अम्लीय ही रहती है, पर यहाँ HCl हो काफ़ी प्रबल रहता है शरीर में, जिससे
एसिडिटी हो जाती है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 19। सोडियम के 2 लवणों का नाम लिखो। सोडियम है Na, ध्यान रखना सोडियम है यह धन आयन बनाता है सोडियम, और इसकी संयोजकता कितनी है 1। Na और यह धन आयन बनाता है यानी Na+1 संयोजकता है। इसके 2 लवण बनाने हैं तो अपन कितने भी सोडियम के लवण बना सकते हैं, बस Na है वो प्लस में होना चाहिए क्योंकि यह धन आयन है। तो एक Na है, देखो लवण बनाने हैं। अब लवण का मतलब इसमें अब प्लस का ये रह गया तो माइनस का OH नहीं आना चाहिए। अगर माइनस का OH आ गया तो क्षार हो जाएगा। और अम्ल तो वैसे भी नहीं बना सकते क्योंकि अम्ल का एच तो प्लस में लगता है, प्लस में तो Na स्वयं ही रह गया। तो माइनस का अपन कोई हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा अन्य कोई आयन है वो जोड़ देंगे सोडियम के साथ। तो एक तो हो गया Na और Cl को जोड़ो, Na की संयोजकता 1 है, क्लोरीन की संयोजकता भी 1 है, तो बन गया NaCl, एक तो वो हो जाएगा। और है दावन सोडा बना दिया Na2CO3, देखो इधर Na2CO3 होगा भाई, ये 2 नहीं है, कार्बोनेट का सूत्र CO3 होता है, माइनस वो ऋण मूलक है Na2CO3, और 10 अणु जल है, इनके साथ मिला दिया तो बन गया धावन सोडा। और भी है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और भी बन रहे हैं NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये सभी सोडियम के लवण हैं, यानी प्लस में सोडियम आना चाहिए और माइनस में आप हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा अन्य आयन है वो ले आओ, ऋण मूलक लगा दो और संतुलित कर दो। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। लुईस के अनुसार क्षार की परिभाषा दे। तो लुईस ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन धनी या जिनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, युक्त यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इन्हें लुईस क्षार कहते हैं। यानी इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे यहाँ लिया NH3, NH3 में आप समझना नाइट्रोजन है, कितने नंबर का है 7 नंबर का है तत्व है। इसके K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और L कोष में कितने बच गए 3 बच गए, 5 वो हो गए, ठीक है। K कोष में 2 और L कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो K कोष तो नाइट्रोजन का भरा हुआ है, L कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉनों में यह नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे देता है। किसको? हाइड्रोजन को दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नंबर का तत्व है, तो K कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे दिए, पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त रह जाते हैं। तो यह NH3 क्या हुआ, लुईस क्षार हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको त्याग रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, साबुनीकरण किसे कहते हैं। साबुनीकरण का मतलब शॉर्ट में याद करो तो साबुन बनाने की क्रिया ही है, एक प्रकार की है साबुनीकरण। तो उच्च वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टेरिक वसा या पोमेटिक अम्ल जो होते हैं वो उच्च वसा अम्ल है, उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो उच्च वसा अम्लों में कौन होंगे, पोमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ये उच्च वसीय अम्ल है जिनका अणुभार काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी क्रिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो साबुन बनता है। एक बात और याद रखने योग्य है, अगर नहाने का साबुन बनाया जाए तो क्रिया किससे कराओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और अगर कपड़े धोने का साबुन बनाया जाए तो रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अपमार्जक की क्या विशेषता है। अपमार्जक जिनको हम डिटर्जेंट भी कहते हैं, तो अपमार्जक क्या करता है, दोनों प्रकार के जल, कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ बराबर झाग देता है। कठोर जल है उसमें साबुन है वो कम झाग देता है और मृदु जल में ही साबुन अधिक झाग देता है। पर अपमार्जक है यह कठोर जल व मृदु जल दोनों में बराबर झाग देता है। अपमार्जक क्या करता है, कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं उनको घोल लेता है और मिसेल बना देता है।
तो अपमार्जक है यह कठोर जल व मृदु जल दोनों में बराबर झाग देता है, जबकि साबुन कठोर जल में कम और मृदु जल में अधिक झाग देता है। एक और प्रश्न आता है, यदि आपको जल की कठोरता या मृदुता की पहचान करनी है तो आप अपमार्जक व साबुन में किसकी सहायता से करोगे? तो उत्तर होगा साबुन की सहायता से। साबुन है वह कठोर जल में कम झाग देगा और मृदु जल में अधिक झाग देगा। जब हम साबुन से कपड़े धोएंगे तो अगर जल कठोर है तो झाग कम मिल आएंगे, जिससे मैल अच्छे से नहीं निकलेगा और कपड़ा अच्छे से नहीं धुल पाएगा। और साबुन मृदु जल के लगाएं अपन तो झाग ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे कपड़ा है अच्छे से धुलेगा। अपमार्जक है इसकी सहायता से कठोर जल और मृदु जल की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि अपमार्जक तो दोनों प्रकार के जल के साथ ही बराबर झाग देता है। नेक्स्ट प्रश्न है 23, हड्डी टूट जाने पर प्लास्टर चढ़ाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 का अर्ध हाइड्रेट, अर्ध यानी आधा 1/2 H2O, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। जिस किसी की हड्डी टूट जाती है तो आपने देखा होगा कि हाथ की हड्डी टूट गई तो हाथ के ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा आवरण लगा देते हैं, वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और एक और बात ध्यान रखने योग्य कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया ही जल से करवा दे। यहाँ 1.5 अणु जल से करवाएंगे अपन, 1.5 यानी 1 से 1/2 H2O, तो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल से करवाने पर क्या बन जाता है? जिप्सम। जिप्सम एक कठोर पदार्थ है और अगर जिप्सम को हम गर्म करें तो उस जिप्सम से ये 1.5 H2O है ये उड़ जाएगा और बच जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना सकते हैं और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस है नियंत्रित परिस्थितियों में ही बनाया जाता है कि निश्चित तापमान ही रखा जाता है, जिससे वो 1.5 अणु जल ही वाष्पीकरण क्रिया से उड़ सके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H+ का मान है 1 × 10⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर। यह H+ का मान है। विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। एक तो pH निकालना है और बताइए कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो pH किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को pH कहते हैं। कोष्टक का मतलब सांद्रता है यहाँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे रखी है 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर। तो मान रखते हैं हाइड्रोजन H+ का मान यहाँ ये रख देंगे। तो क्या आया? pH बराबर -log 1 × 10⁻⁴, ये आ गई यहाँ सांद्रता। फिर आगे क्या किया हमने? ये log है जो कोष्टक के बाहर दे रखा है, इसको अंदर ले लिया। तो pH बराबर -log 1 × log 1 फिर प्लस log 10⁻⁴। फिर क्या हुआ? ये log 1 है, इसका मान आ गया 0 और ये 4 जो घात का इसको नीचे लाएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस, -4 log 10 हो गया यहाँ। तो pH कितना आ गया अंत में? 4। अब विलयन की pH यदि 4 है तो विलयन किस प्रकृति का होगा? 7 से कम pH होने पर विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है, तो यह विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। तो वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।